हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आज हम लोग फिर से सीखेंगे एक और नए टॉपिक को। टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन यानी स्वप्रेरण, और इसी से संबंधित एक और टॉपिक भी है जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या स्वप्रेरकत्व। इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा होगी, साथ में कुछ आकृतियों के हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे, जैसे कोई प्लेन कॉइल हो या कोई आयताकार शीट हो या कोई आयताकार लूप हो या सेमी सर्कुलर लूप हो। तो इन सभी चीज़ों का सभी प्रकार के मतलब जो करंट कैरिंग लूप वगैरह होंगे, इन सभी का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। अध्याय है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन यानी स्वप्रेरण। तो इंडक्शन के बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है कि प्रेरण क्या होता है। यहाँ पे इस अध्याय में प्रेरण कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें किसी भी प्रकार के कंडक्टर को रखें, चाहे लूप हो चाहे सीधा एक छड़ हो, उसे चलाया वलाया जाए तो देखते हैं कि उसमें एक प्रकार का ईएमएफ जनरेट हो जाता है, उसमें एक प्रकार की करंट फ्लो होने लगती है। ये सभी बातें हम लोगों ने सीखी हैं और ये सारी बात हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। क्रमवार एक करके एक वीडियो है, आप उन्हें देख भी सकते हैं। उसमें फैराडे का नियम भी है, वहाँ पर हमने लेंज के नियम भी बताए। वो सारी बातें कि कैसे मतलब फ्लक्स चेंज करते हैं तो ईएमएफ बन जाता है, वो सभी बातें हम लोगों ने चर्चा की है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन मतलब स्वप्रेरण, मतलब अपने आप में खुद में अपने आप में इंडक्शन को लूप कैसे करता है, वो चीज हमें पढ़नी है। तो आइए देखिए कैसे क्या होता है। जैसे सपोज करो कि हम मान लेते हैं एक ऐसे लूप है, किसी भी आकार का लूप है, और इस लूप में एक करंट फ्लो कराया गया। इस लूप के अंदर एक प्रकार की धारा प्रवाहित की गई, वो धारा है आई। अभी ये वेरिएबल है या कांस्टेंट, इससे अभी मतलब फिलहाल थोड़ी देर के लिए मतलब नहीं रखते हैं, सिर्फ समझते हैं कि एक करंट हमने फ्लो कराया। अब अगर ये करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो कि अंदर अंदर इनवर्ट होगा और बाहर में आउटवर्ट होगा। और हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स किसको कहते हैं, फाई जो होता है, फाई का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू ए सरफेस। अब वो लूप का सरफेस कैसा है, मतलब किसी तल पर अगर लंबवत जो फील्ड लाइन पार कर जाती हैं उन्हें हम लोग कहेंगे फ्लक्स। तो जो फील्ड लाइन बाहर से आ रही है, फ्लक्स का निर्माण ये नहीं करती हैं। कभी कभी बच्चों के जेल में सवाल होता है कि फील्ड लाइन मतलब ऐसे अंदर गया और बाहर आया, तो क्या ये फ्लक्स का निर्माण नहीं करेगा? हाँ, ये नहीं करेगा इस लूप के लिए, क्योंकि ये फील्ड लाइन जो हमें फ्लक्स का निर्माण कराती है, जो फ्लक्स बनाती है, वो फील्ड लाइन लूप के अंदर से पार होने चाहिए, लूप के बाहर बाहर से नहीं जाने चाहिए। तो जितनी भी फील्ड लाइन अंदर जाएंगी फ्लक्स केवल उनसे बनेगा और वो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब इसमें हम लोगों ने करंट फ्लो किया तो करंट फ्लो करने से इसमें क्या हुआ, एक इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन गया। जब इस डायरेक्शन में मतलब यहाँ पे अंदर की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो गया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर कहीं पर भी फ्लक्स बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, तो वहाँ पे एक ईएमएफ बनता है जो होता है डी फाई बाई डी टी। ये हमने आपको फैराडे वाले में सिखाया भी था, और माइनस में होता है।
माइनस में डी फाई बाई डी टी, मतलब यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बन जाता। वही चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा तो कितना बनेगा। अब यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों बनता है, क्योंकि देखो फील्ड लाइन अंदर जा रही है, तो लेंज का सिद्धांत है कि जहाँ कहीं पर भी फ्लक्स का निर्माण हो जाता है तो उसके अपोजिट साइड में भी फ्लक्स का निर्माण हो जाता है, इसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए। तो अगर मान लो बाहर से एक प्रकार का फ्लक्स बनने लगा तो समझ लो इस लूप में एक और करंट दौड़ने लगी होगी। अगर यहाँ पे बाहर की तरफ फ्लक्स निर्माण हो जाए, जिसको हम लोग इंडक्शन कहते हैं, मतलब प्रेरक के कारण से बाहर की तरफ अगर फ्लक्स बन जाएगा तो ऐसे पोजीशन में एक करंट उल्टा दौड़ रही होगी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट। यानी साफ साफ मतलब है कि अगर हम लोग कहीं पर भी फ्लक्स का निर्माण करते, जैसे पहले फ्लक्स नहीं था, बाद में फ्लक्स बनाए, तो फ्लक्स बनते ही इसी लूप में एक और प्रकार की धारा आ जाएगी, जिसे हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। और वही चीज यहाँ पे पढ़नी है, यानी किसी लूप में करंट फ्लो कराने से उसी लूप में फिर से अगर कोई नई धारा बन जाए, कोई नया ईएमएफ बन जाए, तो उसको कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। मतलब कोई कुंडली खुद ब खुद प्रेरित हो जाए तो वो होती है सेल्फ इंडक्शन। शायद ये बात समझ में आ रही होगी कि सेल्फ इंडक्शन क्या है। किसी भी प्रकार के लूप में यदि करंट फ्लो कराया जाए, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, अगर फ्लक्स चेंज हो, जैसे कांस्टेंट कहने का मतलब मैंने मान लो करंट फ्लो किया, पहले 0 था तो अचानक करंट आया तो फ्लक्स चेंज हो गया, और जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ तुरंत वहां पे एक इंड्यूस्ड करंट बन जाएगा। और अगर चेंज हो रहा है करंट तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, और यहाँ पे चेंजिंग इंड्यूस्ड मतलब करंट बनता रहेगा। जैसे जैसे ये चेंज हो रहा होगा वैसे वैसे रिवर्स में वो भी चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे बात आती है कि सेल्फ इंडक्शन अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन क्यों हो रहा है? तो सेल्फ इंडक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें फ्लक्स का निर्माण हुआ है। तो फ्लक्स का निर्माण हुआ यानी बना फ्लक्स फाई। कितना ज्यादा इसमें फ्लक्स बनेगा वो डिपेंड करता है हम इसमें कितना ज्यादा करंट भेजेंगे, यानी फाई समानुपात आई होगा। यह है सेल्फ इंडक्शन के लिए। इस सेल्फ इंडक्शन की घटना में जितनी अधिक लूप में धारा होगी उतना अधिक लूप में फ्लक्स का निर्माण होगा, लूप के अंदर से उतनी फ्लक्स जाएगी, मतलब फ्लक्स जो है वो करंट के समानुपाती। ये कौन सा वाला करंट है? ये सप्लाई है, अच्छे से समझ लेना। ये इंड्यूस्ड वाला करंट नहीं है। इंड्यूस्ड करंट वो तो बनेगा, मतलब अगर इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो इंड्यूस्ड करंट समानुपाती फ्लक्स के होगा। मतलब कितना इंड्यूस्ड करंट बनेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना फ्लक्स पाया है, और कितना फ्लक्स बनेगा ये किस पर डिपेंड करेगा, कितनी करंट हमने अप्लाई की। तो ये इंड्यूस्ड वाला है। इंड्यूस्ड करंट समानुपात मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स समानुपात करंट जो सप्लाई दी गई है, जो वाली करंट इस पे लगाया गया, जिसको इस पे दौड़ाया गया, वो वाला करंट। तो इसलिए भ्रम में नहीं रहना कि ये होगा कि वो होगा। अभी यहाँ पे जब समानुपात का संकेत हटाते हैं तो आता है फाई इक्वल एल आई। तो यहाँ से मिल जाएगा एल इक्वल फाई अपान आई, यानी किसी भी लूप का जो फ्लक्स काउंट होगा वो कैसे निकालेंगे, फाई को एल आई करके, जहाँ एल को कहते हैं प्रेरकत्व। यहाँ यल क्या है, एक कांस्टेंट है। यल मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस। जिसे कहते हैं स्वाप्रेरकत्व। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक है वो है हेनरी। कैपिटल एच से इसकी यूनिट को लिखते हैं, या लिख सकते हो वेबर। फाई का मात्रक वेबर, आई का मात्रक एम्पीयर, तो वेबर प्रति एम्पीयर। मतलब ऐसे विभिन्न मात्रक होंगे, लेकिन जो फेमस यूनिट है एसआई यूनिट वो हेनरी है यहाँ पे। और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती, किसी भी इंडक्टर के लिए फिक्स हो जाती है।
अभी इसे भी प्रूव करके बताएंगे कि ये L जो है ये मतलब क्यों फिक्स हो जाता है, यानी L की वैल्यू किसी भी कंडक्टर के लिए क्यों बदलती नहीं, यानी कोई भी कंडक्टर एक बार बन गया तो उसका L फिक्स हो जाता है। आप उसमें चाहे जितनी धारा भेज दोगे L नहीं चेंज होगा, चाहे जितनी फ्लक्स बदल डालो L चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया L इक्वल फाई अपान आई। ये वाला फार्मूला कब यूज करेंगे, जब करंट फिक्स होगा, यानी करंट नहीं चेंज हो रहा होगा। अगर करंट चेंज हो रहा है तो ऐसे वाले पोजीशन में आप L की जगह पर क्या लिखोगे, डेल्टा फाई बटे डेल्टा आई, मतलब कितनी धारा बदले तो कितना फ्लक्स बदल गया, आप इसका इस्तेमाल करोगे। और अगर मान लो समय के साथ परिवर्तनशील धारा लग गया, मतलब हर क्षण धारा का मान बदल रहा है, तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या लिखोगे, डी फाई बाई डी है, ये वाली। अगर हर क्षण में धारा का मान बदल रहा है तो L की जगह पर क्या लिखा जाएगा, डी फाई बाई डी आई, इसका इस्तेमाल करना है। और यहाँ से देखो ये फराडे ने बताया था कि इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो अगर मान लो डी फाई की जगह पे यहाँ से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डी फाई की जगह पर माइनस ई डी टी लिख सकते हैं। तो अगर डी फाई की जगह पर वो चीज लिख लें तो क्या हो जाएगा एल इक्वल माइनस ई डी टी अपॉन डी आई, या लिख सकते हैं एल इक्वल माइनस में ई और ये चीज नीचे हो जाएगा, इसको ऐसा सुंदर दिखने के लिए लिख सकते हैं डी आई बाई डी टी, अभी भी वही चीज लिखा हो, ऐसा भी इसे लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर ई की वैल्यू लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, इस पूरे का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर ऐसा हो रहा है तो नहीं हो रहा है। अगर करंट फिक्स, इंडक्टेंस इससे निकालेंगे। करंट मतलब समय के साथ बदल गया, पहली पोजीशन मालूम है करंट की, बाद की पोजीशन मालूम है, पहला फ्लक्स निकाल लिए बाद वाला फ्लक्स निकाल के डिफरेंस कर देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अंतराल। तो ऐसे में निकालेंगे। अगर बिल्कुल समय के साथ परिवर्ती है तो ऐसे वाले पोजीशन में क्या करना है आपको, डी फाई बाई डी आई करना है। इससे भी नहीं काम बनता है तो डी फाई की जगह पर ये वाली चीज रिप्लेस कर देंगे, ये वाला। उससे भी नहीं काम बनता है तो यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन बिठा दो, ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे माइनस का संकेत क्या बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके ठीक उल्टा होगा। तो अगर करंट उल्टा हो गया, जो करंट बनेगा वो उल्टा ही बनेगा, तो उल्टा अगर करंट बन गया तो विपरीत दिशा में ईएमएफ भी बन जाएगा। शायद आपको ये इतनी बात समझ में आ गई होगी कि क्या है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन करने का मतलब किसी भी लूप में करंट फ्लो कराओ तो उस लूप में करंट फ्लो होने के बाद लूप के अंदर जो फ्लक्स बनता है उस फ्लक्स के कारण से लूप में एक और विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है, और इस घटना को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। यानी कोई कुंडली अपने आप के धारा से प्रेरित होकर के एक और धारा का निर्माण कर दे, उसे कहते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन। या किसी कुंडली पर एक प्रकार का विद्युत वाहक बल लगाने से उस कुंडली में एक और विद्युत वाहक बल बन जाए, तब भी इस घटना को कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। तो अभी फिलहाल आप लोग इसे इतना उतारिए, फिर आगे सिखाते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, E की वैल्यू कितनी होगी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये एक हम लोगों ने सीखा। L इक्वल फाई अपान आई होगा, या जरूरत पड़ने पर अगर चेंज हो रहा होगा वो सब लिख देते हैं, तो ये भी लिखेंगे डेल्टा फाई बटे डेल्टा आई। और ये जितना सब सप्लाई करंट दिया गया करंट है, बनने वाला करंट नहीं है, ये दिया गया करंट है। और उसके बाद देखो यहाँ पे
अब बारी आती कि जैसे कुछ मतलब विशेष प्रकार की आकृतियां ले लें तो हम उन लोगों का इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। जैसे किताब में एक सूत्र देता है कि किसी वृत्ताकार कुंडली का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल के बताओ, आयताकार सीट का निकाल के बताओ, सेमी सर्कुलर लूप का निकाल के बताओ, किसी भी चीज का बताओ कि कैसे मतलब हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहला हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है, आप इसे हेडिंग भी डाल सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालना है। देखिए कैसे कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले बनाते हैं एक सर्कुलर लूप, भले थोड़ा टेढ़ा मेरा बन गया, चलिए ये चीज ये मान लेते हैं, उसकी कुछ रेडियस है R1 जो भी है यहाँ पे, और इसमें मान लो करंट फ्लो हुआ इस साइड में, किसी भी दिशा में बना सकते, ऐसे ऐसे करंट फ्लो हुआ, ऐसे ऐसे करंट फ्लो, जो भी हो, हमें तो यह चाहिए। तो अब क्या इससे यह निकाल सकते हैं। देखो हमें करंट तो मालूम, लेकिन टाइम के हिसाब से सारा खेल नहीं पता क्या क्या हो रहा, तो किससे निकालें। क्या इससे काम बन सकता, फाई और आई, हाँ बन सकता। डेल्टा फाई बटे डेल्टा आई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई करंट बदल नहीं रहा, अगर बदलता तो उसके हिसाब से काम करता। तो यहाँ पे इससे काम चल सकता फाई बटे आई से। तो आई तो जानते हैं उसमें उतनी धारा है, लेकिन फाई धारा है, और फाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फाई की वैल्यू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, याद रखें, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब उसके बाद पेंडिंग हो गया, अब बी क्या होगा, बी मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना होता है, किसी भी सर्कुलर लूप का होता है म्यू नॉट अपान 2I बटे R, ये होता है म्यू नॉट अपान 2I बटे R, सर्कुलर लूप के अंदर, या कह सकते हैं उसके सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड। तो क्योंकि सारी फील्ड लाइन निकल के आएंगी, तो चाहे वो सेंटर पर हो चाहे जो फ्लक्स तो फील्ड लाइन से बनता, तो जितनी भी फील्ड लाइनें होंगी सब कुछ अंदर मानी जाएंगी। इसलिए टोटल बी की जगह पर क्या रखेंगे, म्यू नॉट अपान 2I बटे R, टोटल उतना बी है लूप के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले एंगल देखो कितना होगा, बी बाहर निकल जाता है, ये ऐसे उंगली लगा के चेक कर सकते हैं, ये बाहर और एरिया तो बाहर या तो अंदर, मतलब एंगल या तो 0 या तो 180, ऐसे वाले पोजीशन में कहाँ 0 रखेंगे, 1 आएगा, 180 में माइनस, मतलब फ्लक्स माइनस और प्लस में आएगा, लेकिन वैल्यू एग्जैक्ट एक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पर लिखेंगे म्यू नॉट अपान 2I बटे R, और एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर, ये चीज, ये क्या हो गया, फ्लक्स। आर से आर कट जाएगा तो क्या बचेगा, म्यू नॉट अपान 2, सिर्फ यहाँ पाई आर बचेगा, यानी हो जाएगा आई पाई आर, ये हो गया फ्लक्स। ये कब फ्लक्स हुआ, जब इसमें केवल एक टर्न है। अगर ढेर सारे मान लो n टर्न होते तो फ्लक्स n गुना अधिक हो जाता। कभी कभी क्या कहते हैं, देखो ऐसा भी सिखाया जाता है, धोखा नहीं करना, ऐसा भी सिखाते हैं अध्यापक कि अगर मान लो 10 चक्कर हो गया तो करंट 10 गुना हो गया। क्षमा कीजिए, करंट कभी भी मल्टीप्लाइड नहीं होता। अगर किसी भी वायर में करंट चला गया तो आप उसको चाहे 1000 फेरा लगा दोगे, करंट की वैल्यू वही होगी। अगर मान लो कहें यहाँ से 1 एम्पियर धारा गया
और वो 1000 चक्कर लगाया, तो आप ये मत कह देना कि एक था तो 1000 चक्कर गया, कुल 1000 एम्पियर धारा जाएगा, या 1000 रखेंगे तो उत्तर आ जाएगा। उत्तर आपका सेम आएगा लेकिन प्रॉब्लम होगी। देखो उसे हम डिक्लेयर कर देते हैं, समझ लेना। अगर मान लो यही चीज कह दिए कि 10 फेरा है, तो आप क्या समझ लोगे? देखो ये भी अध्यापक सिखाते हैं आपको। हो जाएगा ये म्यू नॉट, ऐसे कहेंगे अगर 10 फेरा है तो करंट कितना गुना हो गया? 10 गुना हो गया बटे आर हो गया, और पाई आर स्क्वायर पहले से जो भी है वगैरह। अगर 10 फेरा हो गया तो करंट 10 गुना ज्यादा हो गया। तो अब यहाँ पे ये जो 10 लिखे हैं ये सरासर करंट 10 गुना नहीं हुआ। वास्तव में क्या हुआ कि पहले वाला फ्लक्स इतना था, इस फ्लक्स का 10 गुना फ्लक्स बन गया। ये मेन मुद्दा है। उत्तर तो दोनों बार सेम सेम आएगा, लेकिन एक गलत है दूसरा सही है। चाहे जितने फेरे लगा दिए जाएं, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। चेंज होता है क्योंकि एरिया अलग अलग लूप अलग अलग एरिया बनाएगा। मतलब समझ लो कि 10 प्रकार के क्षेत्रफलों से पार हुआ तो 10 गुना हो गया। तो करंट 10 गुना नहीं हुआ, लूप का क्षेत्रफल 10 गुना बढ़ गया, इसलिए फ्लक्स 10 गुना बढ़ गया। यानी कि करंट 10 गुना बढ़ा इसलिए ऐसा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स निकला वो कितना आया? म्यू नॉट अपॉन 2 आई पाई आर। अब अगर मान लो ये कह दें कि यहाँ पे ये जो n चक्कर है, जैसे कि मतलब किताबों में लगा के देते हैं कि अगर मान लो n फेरे लगा दिए जाए लूप में तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो उसे भी निकाल देते हैं। ये सिंगल फेरे का है। अगर मतलब ये 1 टर्न का है तो ऐसे लगा देंगे, वो वाला लगा बताते कैसे निकालना। फॉर n टर्न्स अगर n फेरे लगाए गए हैं तो हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे? देखो हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा एफ नेट, ये क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा? बी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? म्यू नॉट अपॉन 2 आई बटे आर। ये हो गया एक फेरे का। एक फेरे में इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। n फेरे हैं तो ये हो गया n फेरों का मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड n गुना बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल भी n गुना बढ़ेगा। एक बार का एरिया ऐसे n बार का एरिया, तो ये कितना हो जाएगा? n पाई आर स्क्वायर। मतलब क्षेत्रफल भी n गुना बढ़ जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी n गुना बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, और बाकी सेम सेम वैसे ही चीज आएगा। आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई पाई आर। यानी अगर n फेरे हो जाएंगे तो जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा आएगा n स्क्वायर म्यू नॉट बाई 2 आई पाई आर। अब बारी आती है कि L की वैल्यू कितनी होगी। आ गया तो हो जाएगा। L कितना है? 5 बटे आई। तो अगर n टर्न वाला निकालना तो इसको रखोगे, सिंगल टर्न वाला निकालना तो इसको। तो n टर्न वाला ही रख देते हैं। अगर एक फेरा होगा तो n की जगह एक डाल देंगे। तो सूत्र क्या हो जाएगा? n स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 2 आई पाई आर बटे आई। आई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 n स्क्वायर पाई आर या पाई आर n स्क्वायर, जो भी। मतलब अगर कोई सर्कुलर लूप है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो उसका इंडक्टेंस इतना होगा। अब ये नहीं कि ला हम इसे रख लें कि इतना होगा, ऐसी कोई बात नहीं। आप कॉन्सेप्ट समझो कि निकाले कैसे। सबसे पहले हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फ्लक्स निकाल लिए तो जो करंट जा रहा है उससे डिवाइड कर देंगे। अगर परीक्षा में आए सूत्र कैसे बनाया गया तो भी वही बात, हमें फ्लक्स काउंट करनी है, एक फेरे की कि अनेक फेरे की। अनेक फेरों का मान लो, ऐसा भी कर लो, उसके बाद आप n की जगह पर 1 रख दोगे तो सिंगल फेरे का आ जाएगा। अगर मान लो 2 फेरा होगा तो इंडक्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 2 फेरे से 2 बार चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा और 2 फेरे से 2 बार एरिया बढ़ा, तो यहाँ पे कुल 4 बार मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो आप इसे लगाइए, फिर अगला कार्यक्रम शुरू। अगला निकालो
सेल्फ इंडक्टेंस फॉर करंट कैरिंग सोलेनॉइड, यानी धारावाही परिनालिका के लिए सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, यानी एल की वैल्यू कितनी होगी। ऐसा भी लिख सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो कैसे निकालें, पहले फिगर बना बताएं। देखो ऐसे यूं स्टाइल में होता है आपका सोलेनॉइड या पैनल। सपोज करो कि इसमें आई करंट भेजे तो इसमें भी फ्लक्स बनेगा, एक एक टर्न में एक एक सर्कल, अगला अगला सर्कल, फिर अगला सर्कल, तो सबका एरिया होगा, हर एक अपना अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। टोटल मिला के सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल कितना होता है, म्यू नॉट एल आई। ये सूत्र है करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जो कि पतला और लंबा, यानी पतले और लंबे सोलेनॉइड के लिए ये सूत्र, नहीं तो परिनालिका का अलग सूत्र है। तो ये वाला सूत्र इस्तेमाल किया जाता है, बी इक्वल म्यू नॉट एन आई, जहाँ एन कहने का क्या मतलब है, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न, ये मेन होता है, नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या को स्मॉल एन कहते हैं इस फॉर्मूले में। तो अगर इसमें हमें निकालना है, क्या निकालना है, एल, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 5 बी बराबर म्यू नॉट एन आई, बी का सूत्र म्यू नॉट एन आई, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल उसका वो सामने का एरिया कितना हो गया, पाई, मान लो इसकी रेडियस कुछ मान लो आर रेडियस पर लपेट, और चौकोर चौकोर लपेट दिए तो केवल एरिया लिख देना, पाई आर स्क्वायर। तो अब ये जितने फेरे होंगे, फिर से वही बात करें, जितने फेरे होंगे एरिया उतना उतना बढ़ जाएगा। लिख देते हैं, ये मान लो एन फेरे होंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा एरिया की जगह पर, और ये बी क्या, ये तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब इसमें एन फील्ड की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। आप इसको कुछ सुंदर बना सकते हो, म्यू नॉट एन की जगह पर अगर मान लो आपको इसकी लेंथ दी जाए तो स्मॉल एन की जगह क्या लिख सकते हैं, टोटल टर्न बटे टोटल लंबाई इंटू करंट, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, एन पाई आर स्क्वायर, ये चीज। और अगर इतना कर लिए तो तुरंत निकल जाएगा, एन बराबर 5b बटे आई, तो इस पूरे में से आई का भाग कर देंगे तो यहाँ से यही उड़ जाएगा, बाकी तो कुल रहेगा, क्या बचेगा, म्यू नॉट एन बटे एल, उसके बाद एक और एन, फिर पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन में एन जोड़ने से कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर, ये हो गया। फिर क्या बचा, पाई आर स्क्वायर, फिर क्या बचा, 1 बटे, आगे पीछे करके जरूरत जैसी वैसे इसको सुधार सकते हो, जैसा भी जरूरत पड़े वैसे आप ये काम कर सकते हो। इनको इधर उधर आगे पीछे करके आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते थे, एन स्क्वायर बाई एल पाई आर स्क्वायर, या पाई को आगे कर दें म्यू नॉट जो भी है वगैरह वगैरह। हाँ एक बात और, कभी कभी ये भी दिया जाता है कि अगर मान लो इसके अंदर कोई ऐसा पदार्थ डाल दिए जिसकी चुंबकशीलता कुछ और है, देखो ये एक चुंबकशीलता ही है, तो ऐसे वाले पोजीशन में
आप इसकी जगह पर लिख देना निरपेक्ष, या मतलब जो भी है उसकी जगह पर इस प्रकार से लिख सकते हो, ये होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये चीज मतलब जो चुंबकशीलता होती है जब कोई नया पदार्थ आ जाता है तो उसकी चुंबकशीलता ये होती है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, मतलब रिलेटिव या मीडियम की, मतलब किसी भी मीडियम की चुंबकशीलता। जैसे मान लो कह दिए इसमें लोहा डाल दिए तो वहाँ पे म्यू नॉट की जगह पर आप क्या प्रयोग करोगे म्यू एम, और उस म्यू एम की वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट इंटू म्यू आर। सवाल में दिया जाएगा कि लोहे की चुंबकशीलता कितनी है, तो यहाँ लोहे की चुंबकशीलता और ये निर्वात की चुंबकशीलता दोनों का गुणा कर देंगे तो पूरा तब जाके सवाल आएगा मीडियम का। तो यहाँ पे हमें इसको मान के सॉल्व करते हैं ये क्लास। तो अगर कहीं पर मिलेगा तो ऐसे ही खुरापा में कर देंगे। तो ये हुआ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। लिखिए इसे, अभी अगला मिशन शुरू। अगला लिख लो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेमी, क्या स्पेलिंग लिख दिया, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। कोई अर्ध वृत्ताकार लूप है, आर्क नहीं, चाप नहीं है, लूप। तो उसके कारण से हमें सेल्फ इंडक्टेंस कितना मिलेगा, यानी उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। ये मुद्दे की बात बनाते हैं यहाँ पे एक ही हो गया। और ये है सेंटर भरा, ये आर रेडियस कॉर्नर की तरफ एक करंट बनाते हैं, जैसे इस साइड में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ भी सारा इन्वर्ट होगा। हम यहाँ पे जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उसी से टोटल फ्लक्स बनेगा, क्योंकि सारा कुछ अंदर जाएगा। इस वायर में भी धारा बनेगी। देखो एक बात आप ये भी नोटिस करो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे दो, एक ये सीधा वाला और एक वो जो चाप की वजह, लेकिन सीधे तार के कारण से उसके अक्ष पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं है, इसलिए इसका कोई काम है ही नहीं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है बी कितना आएगा। कैसे निकालोगे बताओ। टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी वृत्ताकार लूप का, क्योंकि इसका तो कोई काम है ही नहीं, होता म्यू नॉट अपान 2I/R। तो इसका आएगा आधा। बस अगर पूरे सर्कुलर लूप का इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है तो अगर सर्कुलर लूप आधा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड आधा। ये मत कहना कि करंट आधा हो जाए, करंट आधा नहीं हो, करंट अभी भी पूरा, मैग्नेटिक फील्ड पहले से आधी हो अगर पूरा होता तो ये हो जाएगा 4 से गुणा म्यू नॉट अपान 4 I/R। ये हो गया बी का मान। अब मिल गया हमें बी। गायब कौन है, एरिया। एरिया कितना, एरिया का इकट्ठे निकाल देते हैं फ्लक्स। फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मान लो n चक्कर है तो n/b लिखा जाएगा और n/a लिखा जाएगा। जो होगा n, b की वैल्यू म्यू नॉट अपान 4 I/R। ये हो गया कुल, यहाँ पे n एरिया की जगह पर πr² पूरे वृत्त का, तो ये उसका आधा। कुल कितना हो गया, n का गुणा n में n², म्यू नॉट अपान 2 चौको 8 I, R से R खत्म, तो यहाँ क्या बचेगा I और πr। और तो कुछ नहीं छूटेगा, एक बार से R कट गया, R बचा, पाई छूट गया, n का n में गुणा 4×8। तो अब अगर n निकालें 5/I
आई कट जाएगा, होगा एन स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 8 आई पाई आर। ये है सेमी सर्कुलर लूप का सेल्फ इंडक्टेंस, और इसमें आई नहीं रहेगा, क्षमा करें क्योंकि आई कट जाएगा। तो आप जितना अभी तक निकालो, किसी सेल्फ इंडक्टेंस में करंट है नहीं, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, उसकी साइज पर, और अगर साइज रेडियम है तो वो कभी चेंज नहीं होगा, आप चाहे जितना उसमें करंट फ्लो कराओ बाद में आके कट जाए। इसीलिए सेल्फ इंडक्टेंस एक प्रकार का कोफिशिएंट यानी गुणांक है। तो संभवतः आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालने आ गया होगा। कुछ और भी रहता है, जैसे मान लो कोई आर्क हो, आर्क के कारण से निकालना है कि कितना बनेगा, तो उसके लिए भी आप निकाल सकते हो, बस बी निकालने आपको आना चाहिए। होता है आई अल्फा बाई आर, और यहाँ अल्फा कितना है, अल्फा को किस में मापना है, रेडियन, ये कंफर्म याद रखना। मान लो 30 अंश दिया तो आप ये नहीं मिलाना है 30 रखते, 30 को पाई में पहले बदल। अब जैसे इसके एग्जाम मतलब इसको सहायता मान के, इसकी मतलब उपयोग करके जो भी आपको करना है उसके सहायता से आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये सेमी सर्कुलर लूप का, तो चूंकि इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड तो है, इसके कारण से निकालना है, तो यहाँ पे अल्फा कितना रखोगे, पाई, पाई माने 180, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 आई बटे आर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। अगर मान लो ये चीज बिल्कुल गोल हो जाती तो सूत्र के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, आई पूरा गोल हो जाता 2 पाई डिग्री का एंगल बनता 360 का, 2 पाई से कट जाता म्यू नॉट अपॉन 2 आई बटे आर, जो कि हमने ऊपर लिखा है। ऐसे अगर मान लो कोई आर्क है, वो केवल 30 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फा, 30 डिग्री को उसमें बदलेंगे तो आएगा पाई बाई 6, पाई माने 180 और 6 से भाग करेंगे तो 3 बटे में आर, पाई से पाई कैंसिल, 6 नीचे हो जाएगा तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 24 आई बटे आर। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो किसी भी मतलब अगर सर्कुलर टाइप का, तो चाहे जितने डिग्री का होगा आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। सावधानी क्या रखनी है आपको कि अल्फा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, और उसका इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो। तो यही था आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन कहने का मतलब, फिर से दोहरा देते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहने का मतलब क्या, अगर किसी में करंट फ्लो कराए तो करंट फ्लो होने से उसमें एक फ्लक्स बनता है, फ्लक्स बनते ही उसमें एक और प्रेरित धारा बन जाती है, मतलब अपने ही करंट के कारण से अपने में ही एक धारा का बना लेना या ईएमएफ बना देने को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं या स्व प्रेरण कहते हैं। और इसमें एक हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको हम लोग एल से लिखते हैं मात्रक हेनरी या वेबर प्रति एम्पियर, फाई अपॉन आई यहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ आई सप्लाई करंट है। और भी हमने मतलब कुछ बता दिया था, जैसे ई की वैल्यू माइनस एल डी आई बाई डी टी, अगर परिवर्ती करंट है तो हम लोग इस हिसाब से उपयोग करके इन्हें भी निकालेंगे। अगर कहीं मौका मिलेगा तो एक आध सवाल जरूर बता देंगे। तब तक पढ़ते रहिए, न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।